आपने सुना होगा बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बाप बने रहना बड़ी बात है। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। विवेक ओबरॉय से लेकर हिमेश रेशमिया तक, एक्ट्रेस असीम से लेकर सिंगर अरिजीत सिंह तक, या और भी कई नाम आपको बॉलीवुड में ऐसे मिल जाएंगे जो सलमान नाम से इतने दूर है कि बॉलीवुड से गायब नजर आते हैं। अब ऐसे में हिमेश के बारे में आपको लग रहा होगा कि वो गायब नहीं है और असीम का सलमान के साथ क्या संबंध है, तो संबंध है। पहले हिमेश टैलेंट थे, इसलिए सलमान से रिश्ता खराब होने के बावजूद बॉलीवुड में टिके रहे। तो क्या एक्ट्रेस असीम में टैलेंट नहीं था? वो तो इंडियन सिनेमा में वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक थी। अगेन हिमेश ने हाल फिलहाल में सलमान की फिल्मों में म्यूजिक दिया है, तो एग्जैक्टली पॉइंट भी यही है। यहाँ सलमान को हिमेश का टैलेंट आगे जाते नजर आया। अपनी फिल्मों में हिमेश रेशमिया के म्यूजिक की जरूरत लगी, इसलिए उनसे उनका म्यूजिक मांग लिया और दोनों ने आपसी मनमुटाव छोड़कर प्रोफेशनल रिश्ता मेंटेन किया। अब एक्ट्रेस असीम की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। असीम ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 2003 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। देखते ही देखते मलयालम, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं में वो काम करने लगी थी। बहुत कम एज में, यानी कि टीन एज में असीम फिल्मों के उस मुकाम तक पहुंच गई थी जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। साउथ इंडस्ट्री में असीम ये नाम काफी फेमस हो गया था। तभी असीम चाहती थी कि वो बॉलीवुड में भी काम करे और वो काम उसको जल्दी ही मिलने वाला था। 2005 में एक फिल्म बन रही थी गजनी, हिंदी वाली नहीं, तमिल लैंग्वेज वाली, और फिल्म मेकर उसमें असीम को कास्ट कर लेते हैं। और ये फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि असीम उसके बाद ए लिस्टेड सेलिब्रिटी बन गई साउथ इंडस्ट्री में। एक साल बाद हिंदी गजनी पर काम शुरू हुआ। तब आमिर खान के अपोजिट फिल्म मेकर न्यू फेस ढूंढ रहे थे लीड एक्ट्रेस के लिए। उसके बाद उनको लगा कि तमिल गजनी इतनी ज्यादा हिट रही है तो उसी एक्ट्रेस को हिंदी में क्यों ना कास्ट किया जाए। और असीम का काम तो ऑलरेडी सबने देखा हुआ था, दैट शी इज अमेजिंग व्हाट शी डज। और इस तरह असीम गॉट कल्पना का रोल अपोजिट विद आमिर खान। और जब 2008 में ये फिल्म रिलीज हुई तो 200 से भी ज्यादा करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने उस वक्त किया था। और पहली फिल्म से असीम के फैन असीम को पसंद करने लगे बहुत ज्यादा। लेकिन अगले ही साल वो लंदन ड्रीम इस फिल्म में नजर आई सलमान खान के साथ। यही से सलमान और असीम की फ्रेंडशिप शुरू हो गई और यही वो फ्रेंडशिप असीम को आगे के सालों में महंगी पड़ने वाली थी। लंदन ड्रीम के बाद दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बना। अब तक असीम यहाँ मुंबई में शिफ्ट नहीं हुई थी। अब असीम को काम की रीजन से यहाँ मुंबई में शिफ्ट होना था। उस दौरान घर ढूंढने के लिए सलमान ने उनकी मदद की। उस वक्त ये भी रूमर्स थे कि वो नील नितिन मुकेश को डेट कर रही थी और ये रिश्ता असीम ने काफी ज्यादा छुपा कर रखने की कोशिश की थी। ये चीज बाद में नील नितिन मुकेश ने इंटरव्यूज में रिवील किया था। उन्होंने कहा कि रिश्ता काफी लंबे समय तक चला था, लेकिन एंड में जाके असीम स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, मतलब नील नितिन मुकेश। फिर असीम ने नील से ब्रेकअप कर लिया एंड नील इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। जबकि नील नितिन मुकेश हमेशा अपनी फीलिंग्स को ब्लंट वे में रखते हुए नजर आए थे अब तक, लेकिन इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया। उन्होंने अपने पास रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो एक्स पार्टनर थी वो उनकी रिलेशनशिप को हमेशा छुपा कर रखने की कोशिश करती थी और वो इंटरव्यूज में हमेशा असीम को असीन करके एड्रेस करते थे। कुछ दिन बाद एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया जहाँ पे असीम को उन्होंने चीटर बुलाया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इस तरह थे, Were you a couple? A sin was a sin. So Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. अब ये पूरा स्टेटमेंट असीम के लिए है। लास्ट लाइन से आपको ये पता चल रहा होगा जो असीम को वो असीन करके रेफर करते थे। तो ये जो फेस था असीम के लिए इतना अच्छा नहीं था बिकॉज शी वॉज गेटिंग अक्यूज बीइंग अ चीटर। पर असीम की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उस वक्त नहीं आया था और उस साल लंदन ड्रीम फिल्म रिलीज हुई जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब सलमान के साथ असीम नजर नहीं आएगी, बट सलमान रिकमेंडेड असीम्स नेम फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म विच वाज रेडी। ये फिल्म 2011 में रेडी होने वाली थी, मतलब रिलीज, लेकिन 2010 में इसकी शूटिंग शुरू हो गई। साथ ही ये साल दोनों के लिए, सलमान और असीम के लिए कंट्रोवर्शियल रहा। इसमें होता यह है कि आईफा का 11th ईयर था और इस साल वो फंक्शन श्रीलंका में करेंगे ऐसा आईफा के ऑर्गेनाइजर्स ने डिक्लेयर किया। लेकिन उसी वक्त श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर इंडियंस नाराज थे, स्पेशली तमिल गवर्नमेंट ज्यादा नाराज थी। रीजन ये था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी आरोप उनके ऊपर लग चुका था। इसीलिए साउथ फिल्म एसोसिएशन वालों की तरफ से इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाया। ऐसे में वो आईफा के भी अगेंस्ट चले गए क्योंकि उनका इवेंट्स उस साल श्रीलंका में हो रहा था। जो भी इंडियन सेलिब्रिटीज को वहाँ पे बुला रहे थे उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। तब साउथ एसोसिएशन वालों ने डिक्लेयर कर दिया जो भी सेलिब्रिटी इवेंट के लिए श्रीलंका जाएगा उसको हम साउथ इंडस्ट्री के लिए बैन कर देंगे। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जो आईफा के लिए ब्रांड एम्बेसडर थे, फिर शाहरुख खान, ऐश्वर्या,
सब ने इवेंट पे जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन जब सलमान को आईफा वालों ने बुलाया टू रिप्लेस ऑल द स्टार्स तो ही एक्सेप्टेड इट, ही वेंट देयर। इस वजह से साउथ इंडस्ट्री सलमान से नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि वो सलमान को बैन कर देंगे। अब सलमान उस वक्त सोच रहे थे कि मैं साउथ फिल्मों में काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने सलमान की फिल्में वहाँ रिलीज होने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पॉइंट की बात यह है कि रेडी फिल्म की शूटिंग हुई नहीं थी, जिसे सलमान ने बावजूद इसके शूटिंग श्रीलंका में रख दी। सडनली लोकेशन चेंज हुआ तो सारे एक्टर्स को श्रीलंका जाना पड़ा। अभी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस असीम थी तो असीम को भी जाना पड़ा। तो ऐसे में साउथ इंडस्ट्री ने इसके ऊपर भी बैन जारी कर दिया और तमिल इंडस्ट्री ने काफ़ी क्लियरली ये बोल दिया था कि असीम को तमिल फिल्मों में आप नहीं लेंगे। और जब ये खबर बाहर आई तो असीम ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मुझे लोकेशन के बारे में पता ही नहीं था कि ये फिल्म श्रीलंका में शूट होने वाला है। और जब उसको पता चला तो उसने प्रोड्यूसर्स के साथ अपना कंसर्न भी शेयर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तब तक लोकेशन फिक्स हो चुका था, फुल शूटिंग का रेकी हो चुका था। दिस वॉज हर स्टेटमेंट। ऐसे में साउथ वालों ने असीम को बैन करने से रोक दिया, लेकिन उसके बारे में सोचा। बाकी दूसरे जो एक्टर्स थे फिल्म से जुड़े हुए, अवार्ड फंक्शन से जुड़े हुए, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में करते थे। लेकिन असीम इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी क्योंकि अब तक का ज़्यादा काम उसने साउथ इंडस्ट्री में किया था। उसका बड़ा नाम इससे ज़्यादा साउथ इंडस्ट्री में था। और 2010 के टाइम जब ये बैन वाला कंट्रोवर्सी हो रहा था तब काबुलन करके तमिल की एक फिल्म वो कर रही थी, लेकिन इस फिल्म का रिलीज पोस्टपोन करना पड़ा था क्योंकि लोगों के गुस्से की वजह से। फिर 2012 में कवालन फिल्म को रिलीज किया गया। दिस वॉज असीम्स लास्ट फिल्म इन तमिल इंडस्ट्री बिकॉज शी वॉज नॉट कास्टेड इन एनी अदर फिल्म्स। इनफैक्ट साउथ इंडस्ट्री की कोई भी दूसरी फिल्म असीम को नहीं मिली इस कंट्रोवर्सी के चलते। ऐसे में साउथ इंडस्ट्री असीम से पूरी तरह से छूट गई, उनको छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये बात क्लियर हो गई थी। सब यही कह रहे थे कि सलमान खान की जीत की वजह से असीम को सफर करना पड़ा क्योंकि ओरिजिनली पहले ये फिल्म मॉरिशस में शूट होने वाला था। बाद में कंट्रोवर्सी के बाद सलमान खान की रिक्वेस्ट पे ये फिल्म श्रीलंका में शिफ्ट हो गया था क्योंकि अनीस बाज़मी सलमान के काफ़ी अच्छे दोस्त थे जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। लोकेशन शिफ्टिंग के चलते असीम ट्रबल में आ गई, लेकिन रेडी फिल्म रेडी होने के बाद रिलीज हुई तो मैसिव हिट साबित हुई। ये दूसरी बॉलीवुड में सबसे बड़ी हिट उनकी थी गजनी के बाद। अब रेडी फिल्म के बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था साउथ इंडस्ट्री को छोड़ने के अलावा और बॉलीवुड में कंटिन्यू काम करने के अलावा। रेडी के बाद हाउसफुल 2, बोल बच्चन, देन खिलाड़ी 786 ऐसी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों का वो पार्ट रही। फिर 2012 के बाद वो अक्षय कुमार के साथ बांग्लादेश शूटिंग के लिए जा रही थी। यह हाउसफुल 2 का प्रोमोशनल इवेंट था तो जाते वक्त वो राहुल शर्मा के प्राइवेट जेट में गई थी, जो उनको पता नहीं था राहुल शर्मा कौन है। बाद में अक्षय ने उनको इंट्रोड्यूस कराया और कहा है कि उन्हीं का जेट था जिनमें तुम आई। बाद में राहुल शर्मा के बारे में उन्होंने जाना, उनके बिजनेसेस के बारे में जाना, जो ये इवेंट भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ से इन दोनों का रिश्ता कायम हुआ और इनसे शादी करके वो इंडस्ट्री छोड़कर चली गई। अब यहाँ ये लगता है कि अगर वो साउथ फिल्मों से जुड़ी रहती तो उनकी कहानी कुछ और होती। असल में ये सलमान के भाई बनने का एग्जाम्पल था, जो अब हम करियर के दूसरे साइड के बारे में बात करेंगे। इतनी डिटेल में और लंबी बात करने की वजह ये थी कि अगर हम हमारा स्वार्थ देखते हैं तो हमें दूसरा कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे बाद में बहुत पछताना पड़ता है और इस तरह एक अच्छा इंसान भाई बनता है और पता भी नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बॉलीवुड का भाई बना, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान बहुत बड़ा एंड सक्सेसफुल स्टार भी बनता है। लेकिन हम स्वार्थी भाई और दयालु बाप की बात कर रहे हैं। बाप इंसान दयालु बाप के बारे में बात करने से पहले असली भाई की बात करते हैं, जो शुरू में पहले अच्छा इंसान हुआ करता था। शुरू से ही क्राइम की दुनिया का राजकुमार नहीं था, लेकिन आज जेल में है। 80 से ज़्यादा केस इसके ऊपर दर्ज है और जेल से बाहर भी नहीं आना चाहता। वजह डर, क्योंकि अगर बाहर निकला तो मारा जाएगा। यहाँ अचानक से बिश्नोई की बात शुरू कर देना इस वीडियो में मेरा मकसद बस इतना सा है कि फिल्मों में क्राइम और गैंगस्टर को अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और इसी वजह से लोग गैंगस्टर को वर्शिप करने लगते हैं। सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ। लेकिन इन गैंगस्टर की असलियत तो देख लीजिए। कोई गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है, किसी को राइवल गैंग द्वारा मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है, बचे हुए जेल में हैं। इतना ही नहीं, किसी के पिता जेल में है, किसी की पत्नी जेल में है। खतरा इन पे ही नहीं रहता, इनके किसी कजन का मर्डर हो गया है तो किसी के दोस्त का मर्डर हो गया है। और जो बाहर है, जिंदा है, जो डिप्रेशन में जीते हैं, डर में जीते हैं, तो जितनी दूर से ये जिंदगी चील लगती है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, वो जिंदगी वैसी नहीं है। जिंदगी में हमेशा कुछ मीनिंगफुल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रास्ता सही हो या गलत, चलने को मेहनत उतनी ही लगती है। बुरे रास्ते से जल्दी से कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन उससे भी तेजी से वो छीन लिया जाएगा। उसके बाद आगे की पूरी जिंदगी खराब। तो इसके बजाय कोई अच्छे काम धंधे के बारे में सोचो, नौकरी के बजाय कोई स्किल के बारे में सोचो। उस रास्ते या कुछ भी उस बारे में ऐसा कुछ महसूस करते हो तो अपने परिवार को रीच आउट करो, अपने करीबी अपने दोस्तों से बात करो। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से इस गलत रास्ते मत चलना। इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी से दूर रहो, बहुत दूर।
और बनो तो कुछ बड़ा बनो। किसी को इंस्पिरेशन के तौर पे देखना है तो अनिल बिश्नोई जैसे इंसान को देखो। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में किया उनसे कुछ सीखो, क्योंकि जेल में जो बंद है वो लॉरेंस है, ये बिश्नोई है। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। अनिल बिश्नोई 51 साल के हैं। रियल लाइफ पोर्टल पर इनकी कहानी पोस्ट हुई थी। अनिल बिश्नोई एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान हैं। उनके आसपास के जंगलों से 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़ने में मदद कर चुके हैं। ये केस दर्ज करवा देते हैं और ये गवाही भी देते हैं। जो बुरा काम करते हैं, गलत काम, उनको जेल तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। अभी जो काम करते हैं इसमें इन्होंने जाना कि ब्लैक बग की मौत के पीछे सिर्फ शिकार नहीं है, बढ़ती आबादी के चलते लोग इनके जंगल में रहने चले गए। रास्ता क्रॉस करते वक्त वो मारे जाते हैं, उनको पानी की प्यास लगती है। तो अनिल बिश्नोई ने चंदा इकट्ठा करके जंगलों में पानी के पोखर बनवाए, जहाँ गर्मी में जानवरों को पीने के लिए पानी मिले। किसी भी जानवर को चोट लगती है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए अनिल बिश्नोई वहाँ पर हाजिर होते हैं। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 3000 से ज्यादा लोग राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इनके साथ जुड़ चुके हैं और 10,000 से ज्यादा काले हिरन और चिंकारा हिरन को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने इनको बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा है। लेकिन दुख की बात तो यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर बिश्नोई की तारीफ होती है, उन्हें भगत सिंह तक बुलाया जाता है, लेकिन अनिल बिश्नोई को नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को, जिसके ऊपर क्राइम के 80 से ज्यादा केसेस दर्ज है। एक बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बाप बना और दूसरा जो बेगुनाहों की जान ले लेता है। दोस्तों, असल जिंदगी में और फिल्मों में फर्क होता है। फिल्मों में किसी की जान चली जाती है तो फिर भी हमें वो अगले साल दूसरी फिल्मों में नजर आता है। असल जिंदगी में किसी की जान चली जाती है तो वो हमेशा के लिए मर जाता है, उसका परिवार उजड़ जाता है, फाइनेंशियली और मेंटली भी, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे देश की न्यूज़ मीडिया भी कमाल की है, किसी अच्छे इंसान को बुरा और किसी बुरे इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा बना देती है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि लोग भी वही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका फिल्मों से मन नहीं भरता तो असल ज़िंदगी में वो थ्रिल ढूंढते हैं। उनको ट्रू स्टोरी ज़्यादा अपील करती है, जो ये गलत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों, मीडिया हमारे देश पर, हमारे कल्चर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ एक्सेस रहा है तो इनको ग्लोरीफाई करके दिखाने में बहुत आसानी होती है। और ये सहारा लेते हैं फिल्म स्टारों का, क्योंकि वो फिल्मों में गैंगस्टर को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है, आपके शब्दों में पिरोकर कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।